नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है औकात। दोस्तों, वैसे तो आजकल ये घर घर की कहानी है, जहाँ आए दिन बड़े बुजुर्गों का अपमान होता ही रहता है और कहीं ना कहीं हम पूरा दोष बहू पर डाल देते हैं क्योंकि वो दूसरे घर से आई है। लेकिन फिर भी यदि एक इंसान गलती करे और दूसरा उसका साथ ना देकर उसे सही रास्ता दिखाए तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकती है। आज की कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जिसमें बेटा जॉब के लिए विदेश चला गया तो बहू ने अपने सास ससुर को परेशान ही नहीं किया बल्कि घर से ही निकाल दिया और तो और भीख मांगने पर भी मजबूर कर दिया। तो बेटे ने वापस लौटकर अपनी पत्नी को ऐसा सबक सिखाया कि न सिर्फ उसने अपने सास ससुर से माफ़ी मांगी बल्कि उस दर्द को भी महसूस किया जो उसने अपने बुजुर्गों को दिया था। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, जो बहुत ही दर्द भरी होने के साथ साथ बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक भी है। प्रतीक अपने देश भारत लौट रहा था और उनसे मिलने की खुशी से अंदर ही अंदर उत्साहित हो रहा था। उसने अपने आने की खबर भी अपने घर वालों को नहीं दी थी क्योंकि वह उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। नौकरी के सिलसिले में अमेरिका गया था, लेकिन इन 3 वर्षों में अपने काम से कुछ ऐसा उलझ गया कि अपने देश वापस ही नहीं लौट पाया। एयरपोर्ट पर उतरकर प्रतीक सोचने लगा कि पिछली बार जब उसकी पत्नी से उसकी बात हुई थी तो उसने बताया था कि माँ की तबीयत आजकल ठीक नहीं है। शहर की हवा उन्हें रास नहीं आ रही। सविता काकी के घर पर एक कमरा किराए पर ले लिया है। प्रतीक जल्दी से जल्दी अपने माँ बाबूजी के पास मिलने चला जाता है, इसलिए वह एयरपोर्ट पर उतरकर अपनी पत्नी से बिना मिले टैक्सी करके सीधा गांव के लिए निकल जाता है। गांव पहुंचकर जैसे ही टैक्सी से बाहर निकला तो गांव की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू उसे अपनी और आकर्षित करने लगी। उसका बचपन उसकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह दिखाई देने लगा। सविता काकी के घर जाते ही वह गांव की हर एक गली और हर एक नुक्कड़ को बड़े ही ध्यान से देखता जा रहा था और अपने माता पिता के साथ वहां बिताए कुछ अनमोल पलों को याद करता ही जा रहा था। जब प्रतीक सविता काकी के घर पहुंचा तो उसे देखता है कि काकी के बूढ़े चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। प्रणाम काकी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम लोगों का क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। बाकी ऐसा कहते हुए प्रतीक इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। उसकी नज़रें अपने माता पिता को ढूंढ रही थी। तभी सविता काकी बोली, क्या हुआ प्रतीक बेटा, किसे ढूंढ रहा है? फिर प्रतीक कहने लगा कि मेरे माँ बाबूजी कहाँ हैं? बहुत समय हो गया उनसे मिले हुए, क्या आप उन्हें बुला देंगे? प्रतीक की बात सुनकर सविता काकी हैरान रह गई। यह क्या बात कर रहे हो बेटा, तुम्हारे माँ बाबूजी तो शहर में ही रहते हैं ना? मुझे तो कितने साल हो गए तेरी माँ से मिले हुए। यह सुनकर प्रतीक के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया और फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला, लेकिन काकी, माँ बाबूजी तो कब से गांव वापस आ चुके थे और वह तो यही गांव में आपके घर पर रह रहे थे ना? तभी काकी हैरानी से बोली, बेटा प्रतीक, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। तेरे माँ बाबूजी तो कब से यहाँ नहीं आए हैं। रमा से मिलने को तो मेरी भी आंखें कब से तरस रही है। यह सुनकर प्रतीक की हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा और गंभीर सोच में पड़ गया। फिर वहां से निकलकर प्रतीक गांव के अन्य लोगों से भी पूछताछ करने लगा, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं चला। आखिर माँ बाबूजी है कहाँ? यह सोचते हुए उसने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाकर उससे पूछना चाहा तो पाया कि उसकी पत्नी का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। उसने बहुत बार कोशिश की लेकिन अपनी पत्नी से बात नहीं कर पा रहा था। थक हार गए प्रतीक वापस टैक्सी में बैठ गया और अपने शहर की ओर निकल पड़ा। प्रतीक को इतना परेशान देखकर टैक्सी ड्राइवर ने उससे उसकी परेशानी का कारण जानना चाहा तो प्रतीक ने उसे सारी बात बता दी। जैसे ही वे लोग शहर पहुंचे तो टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी को माता रानी के मंदिर के बाहर रोक दिया और कहने लगा, बाबूजी, इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है। कहते हैं इस मंदिर में माथा टेक कर जो भी मांगो वह मुराद पूरी हो जाती है। टैक्सी ड्राइवर की यह बात सुनकर प्रतीक भी उस मंदिर में माथा टेकने के लिए चला गया। मंदिर में प्रार्थना करने के बाद जैसे ही मंदिर के प्रांगण में आया
उसने देखा कि वहाँ बहुत भीड़ जमा थी, क्योंकि वहाँ कुछ लोगों द्वारा प्रसाद वितरित किया जा रहा था और बहुत से गरीब और भूखे लोग वहाँ से प्रसाद लेकर खा रहे थे। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो मैले कुचोले कपड़ों में था। उसकी दाढ़ी और नाखून बड़े हुए थे और बहुत ही मुश्किल से वह चल पा रहा था। वह भीड़ में घुसकर प्रसाद लेने की कोशिश कर रहा था, परंतु कोशिश करने के बावजूद भी अंदर जाने में वो नाकामयाब हो रहा था। वह कमज़ोर बूढ़ा व्यक्ति हिम्मत करके फिर प्रयत्न करने लगा, परंतु भीड़ में टिक पाने में स्वयं को असमर्थ पा रहा था। लेकिन जैसे तैसे कोशिश करने के बाद जब वह प्रसाद लेने के लिए पहुंचा, तब तक प्रसाद समाप्त हो चुका था। वह बूढ़ा व्यक्ति निराशा से निढाल होकर वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रतीक को उस व्यक्ति पर बहुत ही तरस आ गया। वह दौड़कर उनके पास आया और उनको कंधे पर हाथ रखकर उन्हें कहने लगा, बाबा आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। ऐसे कहते हुए जैसे ही प्रतीक खाना लेने के लिए जाने लगा तो एकाएक चौंक गया। वह व्यक्ति उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसे ऐसे लगा जैसे उस वृद्ध व्यक्ति में अपने पिता की झलक दिखाई दी हो। एकाएक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वह जाते जाते अचानक रुक गया और वापस मुड़कर प्रतीक ने उस वृद्ध व्यक्ति की ओर फिर से देखा। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा ही छा गया हो। वह देखकर दंग था कि मैले कुचेले कपड़ों में वह बुजुर्ग व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसके पिता राम प्रसाद जी थे, जिनकी आंखें चेहरे के अंदर तक धंस चुकी थी और शरीर कंकाल मात्र रह रहा था। प्रतीक को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कुछ पल के लिए तो उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल पाए। फिर रोंदे गले से वह बोला, पिताजी आप यहाँ इस हालत में, आपकी यह हालत कैसे हो गई और आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसा कहते हुए अपने पिता को उसने गले से लगा लिया। तभी राम प्रसाद जी ने एक नज़र उसकी ओर देखा और घृणा से उसे झुकते हुए कहा, हमारी इस हालत का जिम्मेदार केवल तू ही है। तू अब तो क्या लेने आया है मेरे पास? अपने माँ बाप पर दया आ गई और फिर यहाँ देखने आया है कि तेरे माँ बाप जिंदा हैं या मर गए? तभी प्रतीक बोला, नहीं पिताजी ऐसा मत कहिए, मुझे आप लोगों की ऐसी हालत के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। तभी राम प्रसाद जी की आंखों से गुस्सा और नफरत झलक रहा था और वह बोले, चलो मान लिया कि तुझे हमारी हालत के बारे में नहीं पता था, लेकिन हमें यहाँ आए लगभग 3 महीने हो चुके हैं। अपनी पत्नी को तो घर पर रोज़ फ़ोन करता ही होगा, क्या तूने हमारे बारे में अपनी पत्नी से पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा? राम प्रसाद जी बोले तो प्रतीक रोते हुए बोला, नहीं पिताजी आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि आपका बेटा अपने माँ बाप के प्यार और त्याग को भूल जाएगा? मैंने उससे आपके बारे में पूछा भी था तो उसने बोला कि माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए गांव की शुद्ध हवा में रहने की माँ की बहुत ही इच्छा थी। तो उन दोनों को मैंने कुछ दिनों के लिए गांव भेज दिया है। मैंने उससे पूछा भी था कि माँ बाबूजी गांव में कैसे रहते हैं, क्योंकि अब गांव का मकान तो बिक चुका है। तो उसने बोला कि आप लोग सविता काकी के मकान में किराए पर रहते हैं। उसने यह सब बातें मुझे ऐसे बताई तो मैंने भी उस पर यकीन कर लिया। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी पीठ पीछे यहाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। प्रतीक ने अपने पिता के पैर पकड़ते हुए कहा और पूछने लगा, माँ कहाँ है पिताजी? तभी रामप्रसाद जी ने प्रतीक को लेकर रमा जी के पास पहुँचे तो मंदिर के बाहर फुटपाथ पर एक पुरानी सी चादर बिछाकर वह बैठी हुई थी और रामप्रसाद जी का इंतज़ार कर रही थी। उन्हें देखते ही प्रतीक की आंखें आंसुओं से सरोबार हो गई और ऊंधे स्वर में प्रतीक बोला, माँ माँ। स्वर सुनकर रमा जी की आंखें अचानक प्रतीक की ओर देखने लगी और उसे देखते ही गुस्से में बोली, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे माँ कहकर बुलाने की? तू मेरा कोई नहीं लगता है और यह समझ लेना कि हम भी तेरे लिए मर चले हैं। चला जा यहाँ से।
तभी प्रतीक रोते हुए अपने माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, आपने इस नालायक बेटे को बस एक बार माफ़ कर दीजिए माँ। गलती मेरी है जो मैंने नेहा पर आंख बंद करके भरोसा किया और उस पर यकीन करके आप दोनों को जिम्मेदारी उसे देकर मैं विदेश चला गया। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि जब मैं आप लोगों से मिलूंगा तो आपको ऐसी हालत में देखूंगा। लेकिन माँ, आज मैं कसम खाता हूँ कि आप लोगों की एक एक परेशानी का मैं हिसाब लूँगा। माँ, आप खुद ही सोचे कि क्या आपका प्रतीक आपके साथ कभी ऐसा कर सकता है। आपकी यह हालत देखकर मुझ पर जो बीत रही है फिर मैं ही जानता हूँ। इतना कहते हुए प्रतीक अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। प्रतीक ने अपनी माँ पिताजी को टैक्सी में बिठाया और उन्हें एक अच्छे से होटल में लेके गया। वहाँ उन्हें भरपेट खाना खिलाया, वहीं उनके रहने का इंतज़ाम भी करवाया। कितने आलीशान होटल को देखकर रामप्रसाद जी और रमा जी कह रहे थे। तभी प्रतीक बोला, माँ, पिताजी आप यहाँ आराम से बैठिए, सब कुछ ठीक हो जाने पर मैं आपको घर लेके चलूँगा। लेकिन सबसे पहले मुझे पूरी बात बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि नेहा ने मुझे क्या क्या छुपाया है मुझसे। बेटा, क्या बताऊँ, तेरे जाने के बाद 7-8 महीने तक तो बहू का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। हम तो खुद को बड़े खुश नसीब समझ रहे थे और ईश्वर का हर पल शुक्रिया अदा कर रहे थे हमें ऐसे बेटे और बहू मिले। लेकिन हमें क्या पता था कि बहू का अच्छा व्यवहार केवल हमें भ्रमित करने के लिए है। जब से उसे मालूम चला कि तू अभी और 2 साल के लिए अमेरिका में ही रहने वाला है तो उसका रवैया एकदम से ही बदल गया। सारा दिन बहू अपनी माँ से फ़ोन पे बात करती रहती और सारे काम करने का जिम्मा केवल तेरी माँ का ही था। फिर रामप्रसाद जी ने बोला, बेटा, नेहा बहू हमसे रोज़ाना बदतमीज़ी करती थी और यदि तेरी माँ कुछ बोलती थी तो घर में तांडव मचा देती थी। एक दिन सुबह जब हम लोग नींद से जागे तो देखा कि बहू घर में ही नहीं थी, वह घर से गायब थी। हमने पूरा घर छान मारा लेकिन वह कहीं मिले ही नहीं। हमने बहू को फ़ोन लगाया लेकिन उसने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। किसी अनहोनी के डर से हमारा दिल अंदर तक कांप उठा। दोपहर के समय जब वह घर लौटी तो हमारी जान में जान आई, लेकिन हमने देखा कि उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। हम बहुत हैरान रह गए। इससे पहले कि हम उससे कुछ पूछते उसने बोला, माँ, पिताजी, आप लोग आज के आज और अभी के अभी अपना सामान अपने कमरे में से निकाल दीजिए और स्टोर रूम में रख दीजिए। आज से आप हॉल में सोएंगे क्योंकि आज से मेरी माँ इस कमरे में रहेगी। बहू की यह बात सुनकर रामप्रसाद जी और रमा जी को बड़ी ही हैरानी हुई। तो रामप्रसाद जी ने कहा, यह क्या कह रही हो तुम? बहू, हम हॉल में कैसे सो सकते हैं? तुम्हारी माँ तो कुछ दिनों के लिए आएगी ना। तो एक काम करो ना, तुम्हारी माँ और रमा अंदर कमरे में बेड पर सो जाएंगे और मैं यहाँ हॉल में सो जाऊँगा। रामप्रसाद जी बोले तो नेहा बोली, मैंने कब कहा कि मेरी माँ यहाँ कुछ दिनों के लिए आई है? यह उनका घर है और अब वह यहाँ हमेशा के लिए ही रहेंगी और आप लोगों से मैंने जितना कहा है आप उतना ही किया कीजिए। नेहा ने गुस्से से कहा तो रामप्रसाद जी बोले, बहू, तुम्हें मालूम है कि रमा की तबीयत ठीक नहीं रहती। उसकी कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है, उसे ज़मीन पर नहीं लेटाया जा सकता। तभी नेहा भड़कते हुए बोली, यह सब मैं नहीं जानती, जल्दी से कमरा खाली कीजिए, नहीं तो इस घर के दरवाजे खुले हैं आप लोगों के लिए, आप अपना इंतज़ाम देख लीजिएगा। बहू नेहा की बात सुनकर रमा जी को बहुत ही बुरा लगा। गुस्से से बोली, ज़रा प्रतीक को फ़ोन लगाइए, मुझे उससे बात करनी है। और प्रतीक बेटा, यह बात होने के बाद हमने तुझे कितनी बार फ़ोन मिलाया था, लेकिन तूने एक बार भी हमारा फ़ोन उठाना ज़रूरी नहीं समझा। यह बात सुनकर प्रतीक हैरान रह गया और बोला, लेकिन माँ, पिताजी, मेरे पास तो आपका कोई फ़ोन आया ही नहीं। अरे हाँ, याद आया, मेरा फ़ोन नंबर बदल गया था और इसके बारे में मैंने नेहा को भी बताया था और उससे कहा था कि आपको भी इस बात की खबर दे दे। फिर रामप्रसाद जी बोले, लेकिन बेटा, हमें बहू ने इस बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। हम तो अब तक यही सोच रहे थे कि तू भी बदल गया है, तूने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। फिर रमा जी बोली, बेटा, मैंने बहू को एक बार कभी कहा था कि मेरी एक बार प्रतीक से बात करवा दो।
तभी उसने कहा, मेरे पति ने आपका ठेका नहीं ले रखा है क्या? हर बात पर आप लोग प्रतीक को फोन लगाने की बात ही करते रहते हो। वह कहाँ काम नहीं करने गया है, आराम करने नहीं। और वैसे भी उन्हें सब मालूम है। उनकी रजामंदी से ही मैं अपनी मम्मी को यहाँ पर लेकर आई हूँ। हाँ पिताजी, मुझे नेहा ने यह कहा था कि अब वह अपनी मम्मी को हमारे घर लेकर आ रही है, क्योंकि उसके भाई भाभी उसकी मम्मी का ठीक से ख्याल नहीं रखते हैं और उनसे झगड़ा करते हैं। लेकिन पिताजी, यदि मुझे मालूम होता कि नेहा आप लोगों को आपके कमरे से निकाल रही है तो मैं आपके साथ कभी ऐसा होने ही नहीं देता। फिर राम प्रसाद जी नम आंखों से कहने लगे, बेटा, बहू ने हमारी ऐसी हालत कर दी थी कि हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा था और हमने सोच लिया था कि यदि 2 रोटी खानी है तो बहू की बातें चुपचाप सुननी ही होगी। एक दिन तेरी माँ को बहुत बुखार चढ़ा, मैं उसकी सेवा में लग गया था। वैसे तो पूरे घर का काम तेरी माँ ही करती थी। हमको उस दिन बहू ने आकर कहा, मेरे मामा जी घर आ रहे हैं, इसलिए माँ जी आज अच्छा सा खाना बनाइए। तो मैंने कहा कि कितना गिर गई हो तुम बहू, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि तुम्हारी सास कितनी बीमार है? तुम्हें तो इस पे उनकी सेवा करनी चाहिए, उल्टा तुम मुझसे काम बता रही हो। इस पर समदन जी मुझे कहने लगी कि आप जाकर इनके लिए दवाई ले आइए, दवाई खा लेंगी तो राहत भी मिलेगी और काम में मन भी लगेगा। और वैसे भी तबीयत ठीक हो या ना हो, घर का काम तो करना ही पड़ता है। तो बेटा, मुझे समदन जी की यह बात सुनकर बड़ी ही हैरानी हुई और मैंने गुस्से में कह दिया, आप भी एक औरत है और आपको मेरी पत्नी का दर्द समझना चाहिए। आज मेरी पत्नी घर का कोई काम नहीं करेगी। फिर रमा जी बोली, बेटा, उस दिन के बाद नेहा और समधन जी दोनों मिलकर आए दिन हमें बातें सुनाते रहते। बहू ने तो हमें खाना तक देना बंद कर दिया था। जैसे तैसे करके मैं या तेरे पिताजी रसोई घर में जाकर अपने लिए खाना बनाकर लाते और खा लेते। उसमें भी बहू बहुत चिल्लाती थी। एक दिन घर पर बहू ने किटी पार्टी रखी और घर पर बहू की बहुत सी सहेलियां आई हुई थी। उस दिन बहू ने हमें कहा कि रसोई में 15 लोगों का खाना बनाना है और तेरे पिताजी को कुछ पैसे देकर बाजार से सामान लाने के लिए भेज दिया और मुझे खाना बनाने के काम पर लगा दिया। यहाँ तक कि जब खाना तैयार हो गया तो सबको परोसने के लिए भी हम दोनों को ही कहा। समधन जी और बहू मेहमानों के साथ पत्ते खेलने में व्यस्त हो गई। सब लोग हंसी के ठहाके लगा रहे थे। बीमार होने के कारण मुझसे इतना काम नहीं किया जा रहा था। वह सब देखकर तेरे पिताजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने सारा खाना उठाकर फर्श पर गिरा दिया। वह सब देखकर बहू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्लाकर बोली, आप लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी सहेलियों के सामने आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। उधर बहू की माँ भी बहू को भड़काते हुए कहने लगी, बेटी, तुम ही इन लोगों को तरस खाकर घर में बिठाई हुई हो, निकाल कर बाहर क्यों नहीं कर देती इन दोनों को? हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। इन्हें घर में रखकर मैं इन पर एहसान कर रही हूँ और यह मेरी एहसान का इस तरह से बदला उतार रहे हैं। जल्दी से अपना सामान समेटिए और निकल जाइए यहाँ से। यहाँ यह सब बताते हुए रमा जी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बेटा, तू नहीं जानता, बहू ने भरी दोपहरी में हमें घर से ही निकाल दिया। हम कहाँ जाते? गांव वाला मकान भी अब अपना नहीं रहा था। हम लोग सड़क पर आ गए थे। मेरी हालत तो पहले से ही खराब थी। अपमान को सहन कर तेरे पिताजी भी बीमार रहने लगे। थोड़ी देर में इन्हें सांस भी चढ़ने लगता था। हम कहाँ जाते, कैसे खाते? इसलिए हम इस मंदिर में आकर बैठ गए। लेकिन बेटा, तुम हम तक कैसे पहुँचे? बेटा, रमा जी ने पूछने पर प्रतीक ने कहा, माँ, आप लोगों को घर में मैं मिलने आया था। नेहा ने मुझसे कहा था कि आप लोग सविता काकी के पास गांव में चले गए हैं और जब मैंने कुछ दिनों के बाद उससे पूछा कि माँ बाबूजी को फ़ोन क्यों नहीं लग रहा तो उसने बताया कि आपका फ़ोन तो घर पर ही रह गया है और आप लोग गाँव वालों के साथ तीर्थ यात्रा पर गए हैं। इस कारण आप लोगों से बात नहीं हो पा रही थी। मुझे थोड़ा सा शक भी हुआ कि यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाते तो मुझसे एक बार बात ज़रूर करते। आप मुझे बिना बताए ना जाते। इसलिए मैं जल्दी से काम निपटाकर नेहा को बिना खबर किए भारत वापस आ गया।
आपसे मिलने के लिए मैं सबसे पहले गांव हो आया, लेकिन वहाँ सविता काकी ने बताया कि आप तो वहाँ गए ही नहीं थे। मुझे आप लोगों की बहुत ही चिंता हो रही थी। खुद को मैं बहुत ही लाचार महसूस कर रहा था माँ, इसलिए यहाँ माथा टेकने आ पहुँचा और आप लोगों को ऐसी हालत में पाया। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना, अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है। अब तो उस जालिम औरत को मज़ा चखाने का समय है। मैं कसम खाता हूँ माँ, अगर उसे उसकी औकात नहीं दिखाई तो मैं भी आपका बेटा नहीं। ऐसा कहकर प्रतीक अपने घर को लौट गया। जैसे ही घर पहुँचा तो देखा कि दोनों माँ बेटी बैठे हुए चाय और स्नैक्स का आनंद ले रही थी। उसी समय नेहा की माँ बोली, बेटी नेहा, तूने अपने सास ससुर को यहाँ से निकाल दिया, लेकिन एक बार देखना तो चाहिए कि वह लोग कहाँ गए और क्या कर रहे हैं। कहीं उन्होंने दामाद जी को सारी खबर दे दी तो हमारा क्या होगा। अरे माँ, आप भी क्या बात करती हैं। जब उन्हें अपने बेटे का फ़ोन नंबर ही नहीं मालूम तो उसे फ़ोन कैसे करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, और वैसे भी उनके आने में अभी बहुत समय है, तब तक तो वे दोनों स्वर्ग सिधार जाएंगे। ऐसी हालत में भला कितने दिन जीवित रह पाएंगे। नेहा ने हंसते हुए कहा। तभी उसकी मम्मी मोहिनी जी बोली, लेकिन बेटा, अगर दामाद जी पूछेंगे तो तुम क्या बताओगी। तो नेहा ने कहा, माँ, तब तक आपके दामाद जी भारत वापस आएंगे, तब तक कुछ सोच लेंगे। अभी तो लाइफ को एंजॉय करो। यह बात करते हुए वह दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तभी प्रतीक अंदर चला आया और उसे देखते ही नेहा के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वह उठ खड़ी हुई। अरे क्या हुआ बेटिया, तुझे सांप क्यों सूंघ गया। ऐसा कहते हुए नेहा ने की माँ ने दरवाजे की ओर देखा। उसके पैरे तलों तो जमीन ही खिसक गई। वह दोनों मन ही मन में सोच रही थी कि कहीं प्रतीक ने उनकी बातें तो नहीं सुन ली। उसी समय प्रतीक हंसते हुए बोला, मुझे देखकर हैरान रह गए ना तुम लोग। मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया था, इसलिए बिना बताए ही आ गया। प्रतीक की यह बात सुनकर नेहा और उसकी माँ की जान में जान आई। तब यकीन हो चुका था उसे कि प्रतीक ने उसकी बात नहीं सुनी है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह नेहा के पास आया और बोला, नेहा, एक खुशखबरी है। अब मैं तुम्हें भी अपने साथ विदेश ले चलूँगा। मैंने तुम्हारा वीज़ा भी लगवा लिया है। हम 2 दिन बाद ही अमेरिका के लिए निकलेंगे। माँ और पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं, तो उनका आना अभी नहीं हो पाएगा, और जब तक वह आएंगे तो मैं उनसे बात करके उन्हें यही रहने के लिए उनका इंतज़ाम भी करवा दूंगा। अब बस तुम जल्दी से अपनी पैकिंग शुरू कर दो। यह बात सुनकर नेहा बहुत ही खुश हो गई। खुशी के मारे उसके पैर ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। तभी मोहिनी जी, जो यह सब बातें सुन रही थी, परेशान होते हुए बोली, नेहा बेटिया, तुम तो विदेश जाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन यह भी तो सोचो फिर मेरा क्या होगा। देखिए माँ, मैंने इतने दिन आपको रखकर आपकी सेवा की, अब आप भैया भाभी के पास वापस जाइए। क्या कोई बेटे के घर पर इतने दिन रहता है। जाइए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए। अब आपके कारण मैं विदेश में जाना तो नहीं छोड़ सकती ना। पता है मैं कितना तरसती थी विदेश में जाने के लिए, और अब जाके मुझे मौका मिल रहा है, तो मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगी। अपनी बेटी के मुंह से यह बातें सुनकर उसकी माँ तो हैरान ही रह गई। अगले ही दिन उसने अपनी माँ को अपने घर विदा कर दिया और खुशी खुशी विदेश जाने की तैयारी में जुट गई। जिस दिन उसकी फ़्लाइट थी, प्रतीक ने उसे फ़्लाइट में बिठाकर कहा, तुम यहीं बैठो, मैं बस 2 मिनट में आया। लेकिन जब फ़्लाइट छूटने का समय हुआ तब तक प्रतीक वापस ही नहीं लौटा। नेहा ने घबराते हुए बैग में से अपना फ़ोन निकाला। तभी उसने देखा कि फ़ोन के पास एक कागज़ रखा हुआ था। जैसे ही उसने उस कागज़ को खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, जाओ और सब मज़े करना विदेश में। अब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि किसी इंसान को अकेला और बेसहारा छोड़ देने का क्या मतलब होता है। तुमने मेरे माता पिताजी को घर से धक्के मारकर निकाल दिया था, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था, खून के आंसू रुलाया है तुमने उन्हें। अब तुम भी विदेश में भीख मांगना, और जब भीख मांगकर पैसे इकट्ठे हो जाए तो वापस आ जाना। और हाँ, जब वापस आओ तो अपनी माँ के साथ ही रहना,
क्योंकि अब मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। जब तक नेहा ने यह पत्र पढ़ा तब तक फ्लाइट उड़ चुकी थी। हवाई जहाज की रोशनी के साथ साथ उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी जान ही निकलती जा रही है। विदेश में रहने की अपनी इच्छा के कारण अपने सास ससुर से छुटकारा पाना चाहती थी और अपनी इसी इच्छा के कारण उसने अपनी माँ को भी आज बेसहारा छोड़ दिया था। आज नेहा विदेश में दर दर की ठोकरें खा रही थी और अपने किए पर पछतावा भी कर रही थी, क्योंकि आज वह अपने ही बुने जाल में पूरी तरह से फंस चुकी थी। इधर रामप्रसाद जी और रमा जी की शादी की 50वीं सालगिरह पर प्रतीक ने उन्हें एक बड़ा सा आलीशान फ्लैट खरीद के दिया और होटल से उन्हें सीधा फ्लैट में लेकर गया। जैसे ही उन दोनों ने अपने बेटे के साथ घर में प्रवेश किया तो इतना आलीशान घर देखकर दोनों हैरान रह गए। तभी प्रतीक ने बोला, मेरी प्यारी माँ, पिताजी को शादी की 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों को इस घर में कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि यह घर आपके नाम पर ही है। बेटे का इतना प्यार देखकर रामप्रसाद जी अश्रुपूर्ण आंखें लिए बोले, बेटा हमें माफ़ कर देना, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। आज माता पिता के साथ प्रतीक की आंखें भी नम थी। कुछ समय के बाद प्रतीक के पास नेहा का फ़ोन आया, लेकिन प्रतीक ने उसका फ़ोन काट दिया। उसने कई बार फ़ोन लगाया प्रतीक को, लेकिन प्रतीक ने एक बार भी उठाना सही नहीं समझा। रामप्रसाद जी के पूछने पर प्रतीक ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि किस तरह उसने नेहा को उसके बुरे कर्मों की सज़ा दी है। इतना सुनते ही रामप्रसाद जी और रमा जी परेशान हो गए। थोड़ी देर में नेहा का फिर से फ़ोन आया तो रामप्रसाद जी ने फ़ोन उठाया। उधर से नेहा के रोने की आवाज़ आई और वह बड़बड़ाते हुए बोली, बाबूजी, बाबूजी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही बुरा किया है, जिस कारण प्रतीक ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं। आप ही उन्हें कुछ समझाइए ना, मैं यहाँ बहुत ही तकलीफ़ में हूँ। बाबूजी, मुझे सबक मिल चुका है। मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। नेहा के इतना कहने पर रामप्रसाद जी और रमा जी का दिल पिघल गया। उन्होंने बेटे से कहकर नेहा के आने का इंतज़ाम करवाया। 2 दिन बाद ही वह वापस पहुंचकर अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगी, उनकी खूब सेवा करने लगी। आज एक बेटे ने दुनिया वालों के सामने एक मिसाल कायम कर दी थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।